अनामिका एक नापाक जिस्म का जन्म। काली अंधेरी रात, एक भयानक सा माहौल और तेज बारिश, किसी की भी रीढ़ की हड्डी कपा दे इतनी ठंड, रह रहकर बिजली का चमकना, जैसे कोई भयानक शैतान अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रहा हो। इसी बीच जंगल की सुनसान अंधेरी सड़क पर तेजी से एक टोयोटा फॉर्च्यूनर कार भाग रही थी। जंगल की खामोशी आज कुछ अलग सी थी, किसी जंगली जानवर या पंछी की मौजूदगी का एहसास दूर दूर तक नहीं हो रही थी, जैसे उन्हें ज्ञात हो आज की रात काली अंधेरी नापाक शक्तियों की रात है। बस बड़े बड़े विशाल पेड़ अन्यतम शाखाएं बिखेरे खड़े थे, जब भी उन पर बिजली चमकती किसी शैतान की तरह एक पल दृश्य होकर गायब हो जाते। आज अमावस्या की भयानक काली अंधेरी रात थी। कार में मिसेस कविता वर्मा अकेली अपनी गमों को धोने की कोशिश करते हुए गाड़ी 100 की रफ्तार में भगा रही थी, पर रह कर आंखों से अश्क छलक उठते थे। वो आंसू बहाती रोती बिलखती सी गाड़ी भगाए जा रही थी। आखिर उसने एक बेहद खौफनाक पहाड़ी के पास गाड़ी रोक दी। उस खौफनाक पहाड़ी में एक बहुत गहरा गुफा थी। कविता वर्मा लगभग भागती हुई गुफा में प्रवेश कर गई और अंधेरे में किसी को ढूंढने लगी। तभी उसका सर जोरदार धम्म की आवाज के साथ एक गुफा की छत से लटकती पत्थर से टकराया और वो गिर पड़ी। उसके माथे से रक्त की धार बह उठी। तभी उसे सामने से एक मशाल की रोशनी अपनी ओर आती दिखी। वो रोशनी धीरे धीरे उसके करीब और करीब आने लगी और अंत में एक व्यक्ति की आकृति नजर आने लगी। वो आकृति महज 4 फुट की किसी बूढ़ी अम्मा की थी। वो बूढ़ी अम्मा कविता के एकदम सामने आकर खड़ी हो गई। वो बूढ़ी अम्मा महज 4 फुट लंबी थी, बाल सफेद बिखरे हुए और काली कलूटी, एक नापाक सा जिस्म, उस पर पैने लंबे नाखून और मशाल की रोशनी में चमकती हुई आंखें। वो किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी। उसे देखकर कविता की चीख निकल गई और पीछे होकर गुफा की दीवार से टिक के बैठ गई। वो उसे देखकर कांप रही थी। पूरी तरह से भीग चुकी साड़ी में ठंड की ठूठरन उसकी कपकपी और बढ़ा रही थी। उस बूढ़ी अम्मा ने कुटिल मुस्कान के साथ पूछा, क्या हुआ? तुम्हें क्या चाहिए? महामाया की गुफा में कोई यूं ही नहीं आता? कविता ने अपने आप को संभालते हुए लड़खड़ाते होठों से कहा, मम मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है। किसी ने मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। अब इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं बचा जिसके सहारे मैं जिंदा रहूं। और फूट फूट कर रोने लगी। उस बूढ़ी अम्मा ने कहा, जो भी कहना है साफ साफ कहो। कविता ने कहा, मेरी रूह को सुकून, मेरी एक लौटी बेटी को किसी ने मुझसे छीन लिया। इस शहर ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। आज से 10 साल पहले मेरा सुहाग और अब मेरी औलाद। मुझे सिर्फ और सिर्फ बदला चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। मत भूलो कि अगर 1 साल पहले मैंने मुफ्त में तुम्हें अपने अस्पताल में रखकर दिल का ऑपरेशन नहीं किया होता तो आज तुम जिंदा नहीं होते। बूढ़ी अम्मा ने एक कुटिलता से हंसते हुए कहा, हाँ मुझे याद है। इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। कहो तो अपनी जान भी दे दूँ। पर मैं एक 4 फुट की बूढ़ी अम्मा कैसे तुम्हारा बदला लूँ? मिसेस कविता ने कहा, मैं अपनी बेटी ली लाश को साथ ही लाई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे कुछ इस तरह की नापाक शक्तियाँ प्रदान करो कि वो अपना बदला ले सके, कुछ ऐसा कर सके जिससे पूरा शहर खून के आंसू रोए। बूढ़ी अम्मा ने फिर कहा, मैं ये सब नहीं कर सकती। अब मेरे में इतनी ताकत नहीं बची है। मैं एक बूढ़ी लाचार औरत हूँ। कविता उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए उसके पैर पकड़ के बोली, मेरी मदद करो, भगवान के लिए मेरी मदद करो। तुम्हारे सिवा मेरा कोई भी नहीं बचा इस शहर में। और फूट फूट कर रोने लगी। बूढ़ी अम्मा ने कहा, ठीक है, लेकिन उसके लिए हम दोनों को अनुष्ठान करना होगा और शैतान के आने के बाद तुम्हें उन्हें खुश करना होगा, चाहे इसमें तुम्हारी जान ही क्यों ना चली जाए। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? कविता ने हाँ में सर हिला दिया। वो बूढ़ी अम्मा एक शैतानी हंसी के साथ गुफा से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद कुछ भारी भरकम चीज के घसीटने की आवाज गुफा में गूंज उठी। वो महज 4 फुट की बूढ़ी अम्मा एक बहुत बड़े लकड़े के ताबूत को एक ही हाथ में पकड़ के खींचते हुए गुफा में ला रही थी। उसके एक हाथ में मशाल थी, जिससे ये नजारा बेहद भयानक लग रहा था। उसने ताबूत वही छोड़ दिया और अंदर गुफा की गहराइयों में खो गई। करीबन आधे घंटे बाद वापस आई और एक हवन कुंड में आग लगा के कविता को बैठने को कहा। कविता डरी सहमी सी धीरे धीरे सरकती हुई बैठने ही वाली थी कि बूढ़ी अम्मा ने उसे रोक दिया और कहा, तुम्हारे कपड़े मैले हैं, ये अनुष्ठान के लिए नहीं चलेंगे। क्या तुम्हारे पास और कपड़े हैं? कविता ने ना में सर हिलाया। बूढ़ी अम्मा ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, तो ऐसे ही बैठो पूरी नग्न अवस्था में। वैसे भी शैतान को खुश करने के लिए तुम्हारा निर्वस्त्र होना लाजमी है। उनकी बात सुन के पहले तो कविता शर्माए, फिर आखिरकार अपने पूरे कपड़े उतर के नंगी हवन कुंड के समीप बैठ गई। एक 18 वर्ष की लड़की की मां होकर भी उसका जिस्म पिघलते सोने की तरह चमक रहा था। उस हवन कुंड की अग्नि में वो और भी खूबसूरत लग रही थी। बूढ़ी अम्मा ने उसे देखा और शैतानी आवाज में कहा, आज तो मेरे आका मुझसे अति प्रसन्न होंगे, और पूजा आरंभ कर दी।
अब वह जगह किसी भयानक तंत्र साधना स्थल में बदल चुका था। बूढ़ी अम्मा भी निर्वस्त्र होकर कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए स्व स्व कहती जा रही थी। सहसा जंगली जानवरों के रोने की आवाजें आने लगी, जैसे उन्हें पता हो वहां कुछ भयानक हो रहा है। थोड़ी देर बाद वह बूढ़ी अम्मा उठी और एक ही झटके में ताबूत खोल दी। उसमें मौजूद लाश को आपने कंधे में टिका के अकेली ही हवन कुंड तक ले आई और हवन कुंड के समीप बने किसी तांत्रिक यंत्र में पीठ के बल लेटा दिया। कविता ने अपनी बेटी का शव देखा, गर्दन टूटी हुई, आंखें खौफ से बाहर आई हुई, गुप्तांग ऊपर से पेट तक फटा हुआ और उसमें से निकला खून से दोनों टांगे लाल हो चुकी। उसे देखकर कविता फिर फूट फूट कर रोने लगी। कविता के रोने से उस बूढ़ी अम्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो बस तंत्र साधना में लीन थी। अंततः उसने कविता से कहा, आपने आपको संभालो और अंदर जाकर उस यंत्र पर लेट जाओ। कविता की हालत काटो तो खून नहीं वाली हो गई थी। उसे गुफा एक अंदर जाना था, वह भी अकेले। बूढ़ी अम्मा ने कहा, जल्दी करो, तुम्हें बदला लेना है या नहीं? मशाल लेकर जाओ, लेकिन वहां लेटकर मशाल पूरा बुझा देना। कविता थोड़ी जोश से मशाल हाथों में लेकर आगे बढ़ने लगी। वह गुफा ना जाने कितना गहरा था। कविता धीरे धीरे लड़खड़ते कदमों से आगे बढ़ती जा रही थी। तभी उसे एक 10 फुट की भयानक सी मूर्ति मिली, जिसे देखकर कविता की चीख निकल गई। वह मूर्ति किसी राक्षस की लग रही थी। 10 सर जैसे रावण की हो, 10 हाथ और एक थाल में किसी आदमी का सर देखने में बेहद भयानक लग रहा था। वही एक बड़ा सा विशाल पेड़ था जो बड़े अजीब तरीके से हिल रहा था, बिना हवा के उसकी पत्तियां जैसे नाग का फन हो। ये नज़ारा देखकर कविता एक पल को भूल ही गई कि वो यहाँ क्यों आई है। तभी उसकी नज़र मूर्ति के पास बने एक बहुत बड़े यंत्र पर पड़ी, जहाँ उसे लेटना था। वह भी अपने आप में अनोखा और भयानक था। कविता ने अपने आप को संभाला और यंत्र पर लेटकर मशाल पर पानी डाल दी। मशाल के बुझते ही गुफा का वो भाग गहरी अंधेरी घटा में खो गई। यहाँ वह बूढ़ी अम्मा अपने तंत्र मंत्र में लीन थी। उसके मंत्र डरावने लगने लगे थे। अब धीरे धीरे उस लड़की की लाश में हरकतें होनी शुरू हो गई। कविता उस गहन अंधेरे में पूरी नग्न अवस्था में लेटी हुई थी। उसे धीरे धीरे अपने आसपास किसी और की मौजूदगी का एहसास होने लगा था। किसी की गर्म सांसें कविता को महसूस हो रही थी। डर के मारे कविता कांपने लगी थी। उसे लगने लगा था कि बदले की भावना में वह एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है, जहां से अब वापस नहीं जाया जा सकता। तभी उस गुफा में किसी की डरवानी गुर्राने की आवाज गूंजी, जानो मानो कोई जंगली जानवर गुफा में घुस आया हो। तभी कविता चीख पड़ी। उसके बाद चीखों का सिलसिला शुरू हुआ और कविता की चीखने चिल्लाने की आवाज पूरी गुफा में गूंज उठी। रो रो कर उसका हालत खराब हो रहा था, ये उसकी चीखें बयां कर रही थी। लगभग 1 घंटे बाद अंदर गुफा में एक खामोशी फैल गई। बूढ़ी अम्मा अपने जीत पर इतराती हुई उठी और हवन कुंड की एक लकड़ी उठाकर कविता की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचकर उसने देखा कविता आंखें बंद करके नंगी निढाल पड़ी है। उसके गुप्तांग से खून बह रहा था। उसके स्तनों को जैसे किसी ने आपने नुकीली दांतों से काटकर जिस्म से अलग कर दिया हो। उसके पीठ पर नाखून के इतनी गहरे निशान थे जैसे किसी बाघ ने पंजा मारा हो। अनामिका भाग 2। बूढ़ी अम्मा कुटिलता से मुस्कुराते हुए कविता के समीप आती है। कविता मरण सन अवस्था में पड़ी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी, स्तन जिस्म से अलग होकर लटक रहे थे, गुप्तांग से रक्तधार बह रहा था, जिससे कविता की खूबसूरत गोरी लंबी टांगे लाल हो चुकी थी। बूढ़ी अम्मा ने उसे हैवानियत से सीधा किया और अपने कंकाल जैसे हाथ उसके रक्तधार बहती गुप्तांग में डालने लगी। उसने अपना हाथ कंधे तक पूरा डाला और बड़ी गहराई में से एक गोल मोटी जैसा कुछ चमकदार वस्तु कविता के जिस्म से बाहर निकाला और बड़ी तेजी से मन ही मन जीत का जश्न मनाते हुए बाहर भाग गई। बाहर आकर उसने देखा कविता की बेटी की लाश शिथिल पड़ी हुई है और आग अब भी जल रही है। उसने एक हाथ में जलती लकड़ी ली और दूसरे हाथ में वो मोटी जिसे उसने अभी अभी कविता के जिस्म से बाहर निकाला था, और धीरे धीरे लड़की की लाश के गुप्तांग में अपना हाथ डालने लगी। उसने उस लड़की की लाश के अंदर उस मोटी को किसी आंतरिक पाचन ग्रंथि में छिपा दिया और अपना हाथ बाहर निकाल दिया। थोड़ी ही समय में उस लाश में हलचल शुरू हो गई। उसकी उंगलियां हिलने लगी। धीरे धीरे वो लाश उठने लगी और अपनी आंखें खोलने लगी। ये मंजर बेहद भयानक लग रहा था। किसी कमजोर दिल के व्यक्ति को हृदयाघात देने के लिए काफी था। उसने अपनी आंखें खोलते ही सामने उस बूढ़ी अम्मा को देखा और अपने आप को उस गुफा में पाकर अजीब से भाव से घूरने लगी। फिर बूढ़ी अम्मा से पूछा, आप कौन हो और मैं कहाँ हूँ? मेरी मॉम कहाँ है? उस बूढ़ी अम्मा ने एक शैतानी जीत भारी मुस्कान से उस लड़की को देखा और उसकी सवाल का जवाब देने ही वाली थी। अंदर गुफा से एक दर्द भारी चीख सुनाई दी। वह चीख लड़की एक पल में पहचान गई। ये उसकी मॉम थी। एक ही झटके के साथ उठ खड़ी हुई और आवाज की ओर भागी, मॉम मॉम चिल्लाते हुए आखिरकार वहां पहुंच ही गई। वहां का नजारा देखकर चीख पड़ी। कविता को होश आ चुका था और वो दर्द में चीख चिल्ला रही थी। उसके मुंह से खून निकलने लगा। वह लड़की भागते हुए कविता के पास आ गई।
और उसके सर को अपनी गोद में उठाकर रोने लगी। उन्होंने उसकी जान बचाने के लिए खुद को बलि दे दी थी। उस लड़की ने कहा, मॉम मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, और उन्हें अपने कंधे के सहारे उठाकर बाहर भागने लगी। वह बूढ़ी अम्मा उसे रोकने की कोशिश करती रही पर उसने उसकी एक न सुनी, बस कविता को गाड़ी में बैठाया और गाड़ी भागने लगी। सुनसान सड़क पर उनकी सफेद फॉर्च्यूनर सुखी स्पीड में भाग रही थी। गाड़ी में कविता और वो लड़की बिल्कुल नंगी बैठी थी। कविता के जिस्म से अभी खून निकल रहा था और गाड़ी का सीट खून से सम चुका था। वो लड़की जिसका नाम दिव्या था बार बार अपनी मॉम को आवाज दे रही थी और रोए जा रही थी। अतः गाड़ी एक बहुत बड़ी अस्पताल में आके रुकी। हॉस्पिटल का नाम था कविता मेमोरियल अस्पताल। तभी दरवाजा खुलता है। 4 हटे कट्टे आदमी अंदर आते हैं। अंदर आते ही देखते हैं लड़की की लाश बिना कफन के नंगी पड़ी है। उनमें से एक आदमी बौखला उठता है, ये क्या हो गया? हमसे पहले कोई यहाँ आया था। एक बुरे चौकीदार पर बरस पड़ता है। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, अगर ये बात बाहर आ गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा बताओ मुझे। वह बूढ़ा चौकीदार गिड़गिड़ाते हुए कहता है, कसम भगवान की मैं तो शाम से यहाँ से हिला ही नहीं, ये जरूर हवा से गिर गया होगा या हो सकता है भूत। एक दूसरे गुंडे टाइप के आदमी ने उस बूढ़े के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वो निढाल सा जमीन पर गिर पड़ा। फिर गुस्से में घूरते हुए कहा, कामचोर कहीं का, खुद कहीं बैठकर सो रहा होगा और बकवास करता है भूत प्रेत। चलो जल्दी जल्दी लड़की की लाश को गाड़ी में डालो, हमें बहुत दूर निकलना है, सुबह होने से पहले काम खत्म होना चाहिए। उसके बाद सभी ने कफन डालकर लड़की की लाश को उठाया और गाड़ी में डालकर बैठ गए और कुछ ही पल में वो गाड़ी कहीं ओझल हो गई। इधर निहारिका और राहुल चैन की सांस लेते हुए बाहर निकले। बाहर निकलते ही राहुल ने कहा, काश बाल बाल बचे। निहारिका दीवार पर मुक्का मारते हुए बौखला कर चिल्ला उठती है, हरामखोर वहशी दरिंदे कहीं के, फिर हमसे बच के निकल गए। राहुल कहता है, शुक्र मनाओ उन्होंने हमें नहीं देखा, वरना तुम्हारी लाश भी ऐसे ही पड़ी होती। तभी एक झटके से दरवाजा खुला और वो 4 हटे कट्टे नौजवान अंदर आ गए। उनमें से एक ने राहुल की खिल्ली उड़ाते हुए कहा, ज्यादा शुक्र मनाने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब आ गए हैं तुम्हारी फाड़ने, और सभी जोर जोर से हंसने लगे। निहारिका को उनकी बात सुन के और उस लड़की की लाश देख के अपना आपा खो बैठी और उसने बिना कुछ सोचे समझे उन पर धावा बोल दिया। एक के गाल पर आपने पंजे के लाल निशान बना दिए और एक को इतनी जोरदार लात उसके जननांग में मारा कि वो वही तरफ कर लेट गया। तभी किसी ने निहारिका के सर पे रॉड मारा और वो वही बेहोश हो गई। किसी ने ऐसे देख लिया तो तभी राहुल ने स्कॉर्पियो की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो निहारिका, उस गाड़ी के दरवाजे खुले हुए हैं, हो सकता है चाबी भी वहीं हो, जल्दी वहां चलो। राहुल का अनुमान सही निकला। गाड़ी की चाबी अभी भी लगी हुई ही थी। उस कर को देखकर निहारिका को ऐसा लगा मानो कोई देवदूत उसे बचाने आ गया हो। उसने झट से राहुल को पीछे सीट पर लेटाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और एक ही पल में गाड़ी चलने के लिए स्टार्ट हो गई। वो लोग गाड़ी आगे बढ़ने ही वाले थे कि सामने से निहारिका को 2 आदमी अपनी ओर भागते हुए दिख गए। वो लोग वही थे जो थोड़ी देर पहले दरिंदगी से उसे नंगा कर रहे थे। उन्हें देखकर निहारिका का खून खोल उठा। उसने गाड़ी तेजी से उनकी ओर दौड़ा दी। एक ही पल में गाड़ी उन दोनों को उड़ाते हुए निकल गई। IRVM में निहारिका ने देखा उनकी छत विचात लाश। वो देखकर निहारिका को खुशी हुई, बदला लेने की खुशी उसके सुंदर चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसने गाड़ी सो की स्पीड में दौड़ा दी और सीधे अपने घर जाकर गाड़ी रोकी। पहले आपने कपड़े बदले, फिर राहुल को हॉस्पिटल ले गई। अनामिका 3 चुड़ैल का सामना। रात का प्रहर, घड़ी में करीबन 1 बज रहे थे। सुनसान सड़क, दूर दूर तक ना कोई इंसान ना इंसान की जात, बस मनुष्यत फैली हुई सुनी सड़कें और दोनों तरफ गहरा जंगल जहां से जानवरों की आवाजें किसी को भी डराने के लिए पर्याप्त थे। इसी सड़क पर 100 से भी ज्यादा स्पीड में एक महिंद्रा स्कॉर्पियो दौड़ रही थी। कार की पिछली सीट पर निहारिका और उसका बॉयफ्रेंड राहुल उस लड़की की लाश के साथ थे और बीच वाली सीट में वो गुंडे बैठकर सिगरेट सुलगा रहे थे। उसने से एक ने पीछे पलट के देखा। निहारिका अभी भी बेहोश पड़ी थी और राहुल उनकी मार से अधमरा हालत में कराह रहा था। उस आदमी ने चैन से मुंह सामने कर लिया और अपने दोस्त को कोहनी मारते हुए कहा, बस एक बार अपनी मंजिल में पहुंच जाए फिर तो जम के पार्टी होगी। आज ऐसी चीज हाथ लगी है, आज मजा ही आ जाएगा। तभी राज जो गाड़ी चला रहा था उसके सर पर हाथ मारते हुए बोला, भगा ना गाड़ी भाई, तू क्या यहाँ गाड़ी सीखने आया है? उसने पलट के जवाब दिया, आए हाय, तड़प रहा नहीं जाता, चला तो रहा हूँ, रुको जरा सब्र करो। थोड़ी देर में गाड़ी एक कच्चे रास्ते को मुड़ी और करीबन आधे घंटे में वो लोग अपनी मंजिल को पहुंच गए। वहां पहुंचते ही सभी के चेहरे में एक वहशी मुस्कान खिल उठी। ये वहशी मुस्कान शायद इसलिए थी क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि यहाँ इस सुनसान जंगल में उन्हें डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं आएगा और यहाँ लड़की चाहे जितनी मर्जी चीखे कोई नहीं सुनेगा।
कार में से सभी के सभी एक झटके से उतरे और पीछे का दरवाजा झटके के साथ खोला। उनमें से एक ने एक ही झटके में राहुल की गर्दन पकड़ी और जोर से गाड़ी के बाहर फेंक दिया और लाश को भी बाहर फेंक दिया। अब उस कार में उनके सामने निहारिका ही थी, एकदम खामोश, बेहोश, लाचार सी, भावविहीन किसी लाश की तरह पड़ी हुई थी। तभी उनमें से एक ने कहा, अरे यार, ये स्लीपिंग ब्यूटी तो अभी भी सो रही है, पानी वानी मारो इसके चेहरे पर और उठाओ जल्दी। एक ने पानी की बोतल ली और उसके चेहरे पे मारा। निहारिका को होश आने लगा। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। जैसे ही उसे होश आया, आपने सामने उस काले गुंडे को देखकर उसकी चीख निकल गई। उस गुंडे ने हंसते हुए कहा, अरे जानेमन, अभी तो कुछ किया भी नहीं और तुम अभी से चीखने चिल्लाने लगी। उस आदमी ने कड़ाई से निहारिका का हाथ पकड़ा और कार में से खींचते हुए बाहर निकला। बाहर आते ही उसने देखा राहुल अधमरा सा तड़प रहा है, साथ ही मिन्नतें कर रहा है, भगवान के लिए छोड़ दो उसे प्लीज। निहारिका भी उन चारों को एक साथ सामने देखकर डर जाती है और वो भयानक सा जंगल उसके रोंगटे खड़े कर देता है। वो मदद के लिए चिल्लाती है, बचाओ, कोई है यहाँ, हेल्प में प्लीज, पर सब बेकार। इनमें से एक उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, मैं हूं ना मेरी जान तुम्हारी हेल्प करने के लिए, हम सभी मिलकर रात भर तुम्हारी हेल्प करेंगे, हाँ, और हंसने लगते हैं। निहारिका उसने रोते हुए कहती है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। पर उसकी ना सुनते हुए वो लोग उसे घसीटते हुए एक गुफा में घुसने लगते हैं। वहाँ पहले से मशाल लगी होती है जिसे एक आदमी जला देता है। अब वहाँ का नज़ारा साफ साफ दिखाई देता है। एक भयानक सी गुफा, छत से लटकती बैलें और एक पत्थर का सेट जिसके पास कुछ खून से सनी जंजीरें पड़ी थी और उस बड़े से पत्थर में भी खून ही खून था। एक काला सा आदमी जो काफी डरावना सा था उनमें से एक से कहता है, तुम दोनों जाके उस लड़की की लाश को जला दो, तब तक हम यहाँ इसको मजा चखाते हैं। दूसरा आदमी जिसको निहारिका जननांग पे मारा था वो गुस्से में बोलता है, बॉस, जब सबका हो जाए तब इसको मुझे ही देना, मैं ऐसी हालत करूंगा ना इसकी कि चील कावे भी इसकी लाश नहीं खाएंगे, और वहां से चला जाता है। तभी निहारिका हाथ जोड़ती है, प्लीज भले मुझे मार डालो पर मेरा रेप मत करो, तुम्हें तुम्हारी माँ का वास्ता। वो सभी वशीपन से हंसते हुए कहते हैं, देखो बेबी, चुपचाप हमारी बात मानोगी तो तुम्हें भी मजा आएगा और हम तुम्हें आसानी से मौत देंगे, पर अगर ज्यादा नाटक किया तो वो खून से जंजीरें देख रही हो ना, उसी में बांधकर रात भर पेलेंगे। फिर अभी जो बाहर गया है ना उस लड़की की लाश को ठिकाने लगाने, वो तुम्हें ऐसे ठिकाने लगाएगा कि कोई भी तुम्हारी लाश देखकर उल्टी कर देगा। उसे तुम लड़कियों के पेट से अटरियां निकालने में बहुत मजा आता है, वो देखे उसका ओज़र। निहारिका उस और देखती है जिधर उसे वो इशारा करता है। सामने लंबी लंबी बहुत सी रोड थी जो एक किनारे हुक की तरह मुड़ी हुई सी थी। उसे देखकर निहारिका के हड्डियां में थुरथरान होने लगी। उसके पैर उसकी जिस्म का भार उठाने में नाकाम होने लगे। तभी उनमें से एक ने उसका हाथ पकड़ा और पत्थर की सेज पर जबरदस्ती लेटाते हुए कहा, बहुत हुआ तमाशा, जल्दी सी इस सोन चिड़िया को बांधो और काम शुरू करो। उन लोगों ने उसे बांधा और उसके कपड़े उतारने लगे, एक चाकू से उसके कपड़े फाड़ने लगे। एक ही पल में निहारिका उन वहशी दरिंदों के सामने पूरी नंगी बंधी थी और रहम की भीख मांग रही थी। तभी एक काला आदमी जो उनका बॉस था, आपने कपड़े उतार के लेता ही था कि एक जोरदार चीख पूरे वातावरण में गूंज उठी। सभी चौंक गए। बॉस ने कहा, जाकर देखो जरा कौन है और अमन कहाँ है, जाकर देखो। तभी एक और चीख गूंजी जिसे सभी ने पहचान लिया। वो चीख उनके दोस्त की ही थी। सभी बाहर को भागने लगे। जब सभी बाहर आए तो वहां का नजारा देखकर सभी को सांप सूंघ गया। सामने एक बहुत बड़ा सा काला साया उनकी ओर पीठ करके खड़ी थी और उसके हाथ में उनके दोस्त अमन की गर्दन थी। उस साये ने एक ही हाथ से इतने हत्ते कट्टे आदमी को उठा रखा था। सभी देखकर चीख पड़े। उनके बॉस ने हड़बड़ाहट में अपनी पिस्तौल निकली और उस साये पर गोलियां चलाने लगा। पूरे जंगल में गोलियों की आवाज गूंज उठी। उसने 9 गोली उस साये पर चलाई, पर उसे देखकर जरा भी नहीं लगा कि उसे कुछ लगा भी है। उसने एक ही झटके में अमन की गर्दन पर आपने पेन नाखून गाड़ दिए और एक ही पल में गर्दन धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद एक गुर्राहट वातावरण में गूंजी और वो साया उन बाकी के लोगों पर झपटी। उसने एक ही छलांग मारी और सीधे गोलियां चलाने वाले के गर्दन पकड़ ली। बाकी सभी समझ चुके थे कि इस साये से लड़ना उनके औकात से बाहर है, इसलिए सर पे पैर रख के भागे। गोली चलाने वाले की गर्दन उस साये की हाथ में थी और उस साये का चेहरा वो साफ साफ देख पा रहा था। उसकी आंखें अंगार की तरह जल रही थी, नुकीले दांत मुंह से बाहर झांक रहे थे, पूरा जिस्म जले हुए चमड़े जैसा था, नाखून नुकीले थे और एक गंदी बदबू सड़ी लाश की आ रही थी। उस साये को देखकर उस पहलवान जैसे आदमी की भी पतलून गीली हो गई और वह चिल्ला भी नहीं पा रहा था। तभी उस आदमी ने उसके पैर देखे, उल्टे हवा में लटक रहे थे। वह समझ चुका था सामने एक बेहद ताकतवर चुड़ैल खड़ी है और वह बचने वाला नहीं है। तभी उस चुड़ैल ने अपने नुकीले नाखून उसके पेट में गाड़ दिए और धीरे धीरे आपने कंकाल जैसा हाथ उसके जिस्म में घुसाने लगी। आदमी उस दर्द में आखिर जोरदार चीख पड़ा, आ
फिर अगले ही पल उसने उस आदमी का दिल उसके जिस्म से बाहर निकाल दिया और वह वहीं चिहुंट कर रह गया। उसी के सामने निहारिका का बॉयफ्रेंड राहुल अधमरी हालत में पड़ा हुआ था। वह भागने की हालत में भी नहीं था। वो उस साय को और उस आदमी की खून से भरी लाश देखकर चीख उठा। उसे लगा अब मैं भी नहीं बच पाऊंगा, पर उसके अनुमान के विपरीत वो चुड़ैल उसे गुड़कर जंगल की ओर भाग गई। उस चुड़ैल के जाते ही राहुल सान रह गया। उसे विश्वास है नहीं हो रहा था कि वह उस वहशी चुड़ैल से जिंदा बच गया। वह एक पल शांति से बैठा ही था कि उसे निहारिका की आवाज सुनाई दी। प्लीज मुझे जाने दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। राहुल एक झटके से उठा, पर अगले ही पल धड़ाम से गिर पड़ा। उसके पैर की हड्डी टूट चुकी थी। वह हाथों के बल घसते हुए अंदर गुफा में पहुंचा। अंदर जाते ही उसके सामने निहारिका पड़ी हुई मिल गई, हाथ पैर जंजीरों में कैद, पूरी नंगी। वह तड़प रही थी। आपने को उन जंजीरों से मुक्त करवाने के लिए। राहुल उसकी हालत देखकर रो पड़ा। वह घसीटते हुए उसके पास गया और उसके हाथ खोलने लगा। एक हाथ खोलते ही निहारिका ने फुर्ती से अपने दूसरे हाथ भी खोला और पैर खोलकर बैठ गई। उसके सामने जमीन पर पड़ा राहुल था और वह बिल्कुल नंगी थी। उसके सभी कपड़ों को उन दरिंदों ने बेरहमी से फाड़ दिया था। उसने झिझकते हुए राहुल को उठाया और पत्थर की सेज पर बैठा के पूछा, तुम ठीक तो हो? राहुल ने कहा, ठीक हूं, पर मेरे पैर की हड्डी टूट चुकी है और बाहर एक भयानक चुड़ैल घूम रही है। हमें यहाँ से जल्दी निकालना होगा। तभी उसकी नजर निहारिका पे पड़ी। पूरी नंगी वह अपने स्तनों को ढकने की कोशिश कर रही थी। राहुल ने कहा, तुम एक काम करो, मेरी शर्ट उतार कर पहन लो जल्दी और यहाँ से भागो। निहारिका ने जल्दी ही उसकी बात पर अमल किया और उसकी शर्ट उतार कर पहन ली। वह काफी लंबा शर्ट था जो उसके जांघों तक आ रही थी। निहारिका को वह शर्ट पहनकर अच्छा लगा। वह झट से राहुल को कंधे का सहारा देकर उठाने लगी और बाहर आने लगे। बाहर आते ही फिर निहारिका कमजोर पड़ने लगी। एक तो राहुल इतना हट्टा कट्टा नौजवान जिसे संभालना मुश्किल हो रहा था और वह अभी भी बस एक शर्ट में ही थी, नीचे से नंगी। वह घबराने लगी, मुझे किसी ने ऐसे देख लिया तो। तभी राहुल ने स्कॉर्पियो की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो निहारिका, उस गाड़ी के दरवाजे खुले हुए हैं, हो सकता है चाबी भी वहीं हो, जल्दी वहां चलो। राहुल का अनुमान सही निकला। गाड़ी की चाबी अभी भी लगी हुई ही थी। उस कर को देखकर निहारिका को ऐसा लगा मानो कोई देवदूत उसे बचाने आ गया हो। उसने झट से राहुल को पीछे सीट पर लेटाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और एक ही पल में गाड़ी चलने के लिए स्टार्ट हो गई। वो लोग गाड़ी आगे बढ़ने ही वाले थे कि सामने से निहारिका को दो आदमी अपनी ओर भागते हुए दिख गए। वो लोग वही थे जो थोड़ी देर पहले दरिंदगी से उसे नंगा कर रहे थे। उन्हें देखकर निहारिका का खून खोल उठा। उसने गाड़ी तेजी से उनकी ओर दौड़ा दी। एक ही पल में गाड़ी उन दोनों को उड़ाते हुए निकल गई। आईआरवीएम में निहारिका ने देखा उनकी छत विचात लाश। वो देखकर निहारिका को खुशी हुई। बदला लेने की खुशी उसके सुंदर चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसने गाड़ी 100 की स्पीड में दौड़ा दी और सीधे अपने घर जाकर गाड़ी रोकी। पहले आपने कपड़े बदले, फिर राहुल को हॉस्पिटल ले गई। वहीं कहीं दूर किसी घर के एक कमरे में ड्रेसिंग टेबल पर बैठी एक लड़की सज संवर रही थी। वो इतनी खूबसूरत और गोरी चित्ती थी कि बॉलीवुड की हीरोइन भी फेल हो जाए। उसके गुलाबी होठ, नशीली आंखें और कथिला बदन किसी के भी तन मन में कामवासना जागने के लिए काफी थी। उसने अपनी घड़ी देखी और हड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई। अरे बाप रे, इतनी देर हो गई है। वो भाग के नीचे उतरी और सड़क पर दौड़ पड़ी। उसने एक ऑटो रोका और उसमें बैठ के अपनी मननजल उसे बताया। वो एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही थी। वो एक गरीब परिवार की लड़की थी और पढ़ाई करने शहर आई थी। पढ़ाई कंप्लीट होते ही उसे घर वाले बुला रहे थे। अगर ये जॉब उसे नहीं मिली तो वापस जाना ही पड़ेगा उसे गाँव। तभी ऑटो एक जगह पर रुकी। एक आलीशान बिल्डिंग, कांच जड़ी हुई और सामने एक बोर्ड लगा था, BMW कार्स इंडिया। वो लड़की ऑटो से भागते हुए उतरी और अंदर जाके मेजबान को अपना नाम बताया। हाय, मैं नूपुर शेखावत जॉब इंटरव्यू के लिए आई हूँ। उस लड़की ने उसे ऊपर भेज दिया। अंदर एक केबिन में जाके बड़े अदब से कहा, गुड मॉर्निंग सर। सामने एक 30 साल का नौजवान युवक बैठा था जो कि कंप्यूटर पर काम कर रहा था। बिना उसकी ओर देखे कहा, गुड मॉर्निंग, आइए बैठिए। नूपुर सहमति सी सामने लगी कुर्सी पर बैठ गई। उसने अब सर उठाकर उसका चेहरा देखा। देखते ही एक पल को जैसे रुक सा गया। वो उसे देखते ही रह गया। उसकी खूबसूरती देखकर वो वहीं घायल हो गया और अपना सुध बुध खो बैठा। फिर आपने आपको संभालते हुए कहा, जी आपका नाम? नूपुर ने मुस्का के अपना नाम बतलाया। उसके बाद उस लड़के ने अपना नाम बताया। मैं धनराज खुराना, इस शोरूम का डायरेक्टर कम मैनेजर। यह मेरे डैड की शोरूम है। उसके बाद उस लड़के ने एक के बाद एक कई सवाल पूछे जिसका जवाब नूपुर नहीं दे पाए। वो मोटर गाड़ियों के बारे में कुछ खास नहीं जानती थी। उसे लगा वो इंटरव्यू में फेल हो गई और उसे अब गांव जाना पड़ेगा वापस हमेशा के लिए। वो सिर झुकाए बैठी रही उसकी ना सुनने के इंतजार में। तभी धनराज ने कहा, ओके, तुम्हारी नौकरी पक्की, कल से काम पे आ जाना सुबह के 9 बजे।
उसकी बात सुनकर नूपुर दंग रह गई। उसे अपनी कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने खुशी से थैंक यू कहा और बाहर चली गई। अगले दिन सुबह के 9 बजे नूपुर सच संवर के शोरूम पहुंच चुकी थी। वह बाहर से जितनी खुश लग रही थी अंदर से उतनी ही डरी हुई थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये नौकरी उसे उसकी काबिलियत पर नहीं बल्कि जिस्म की खूबसूरती के बदौलत मिली है। तभी कल का लड़का धनराज शोरूम पहुंचा। उसने आते ही नूपुर के बारे में पूछा और देखते ही लपका। उसने उसकी आवभगत की और बातें करता रहा। इसी बीच नूपुर को कई बार लगा कि वो उसे वासना भारी नजर से देख रहा है, पर नूपुर मजबूर थी। आगे वो एक बहु बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली है, ऐसा उसकी चट्टी इंद्री चीख चीख कर कह रही थी। उसने मन ही मन जो भी होगा देखा जाएगा कहा और अपने आप को संभाला। अनामिका 4 राज पुरानी हवेली का। नूपुर को समझ आ चुका था कि उसे उसकी जॉब उसकी खूबसूरती की वजह से मिली है और इसलिए बहुत लोगों की उस पर बुरी नजर है, पर वह अपने आप को संभल के बैठ जाती है। दिन अच्छे से बीत जाता है और कोई खास काम नहीं मिलता उसे करने को। बस शाम को एक रईस महिला शोरूम आती है जिसे गाड़ी दिखाने की जिम्मेदारी उसे सौंपी जाती है। गाड़ी के बारे में जितनी जानकारी उस रईस अधेड़ उम्र की महिला को थी उतनी नूपुर को नहीं थी। फिर भी वो महिला उसकी बात ध्यान से सुनती रही, क्योंकि नूपुर का सिर्फ तन पिघलता सोना नहीं था बल्कि उसकी आवाज में एक जादू था। जब वो बोलती थी रो ऐसा लगता था मनो वीणा स्वाम माँ सरस्वती बजा रही है। उस महिला ने आखिर में अपना नाम बता ही दिया, उसे कविता वर्मा। ये वही कविता मेमोरियल हॉस्पिटल की मालकिन थी जो अपनी एक लौटी बेटी खो चुकी थी। उसे नूपुर में अपनी बेटी नजर आने लगी थी। नूपुर गाड़ी के बारे में बोले जा रही थी और कविता जी उसे प्यार से वात्सल्य भाव से निहार रही थी। कविता जी वहां सिर्फ अपनी पुरानी कार बेचने आई थी, पर उन्हें जैसे ही पता चला कि नूपुर का आज पहला दिन है, उसने तुरंत उस गाड़ी को खरीदने के लिए हाँ कर दी जो नूपुर ने दिखाई थी। पहले ही दिन नूपुर के हाथों पूरे 2.5 करोड़ की BMW 7 सीरीज बिकी थी। शोरूम में ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई और सभी उसकी कामयाबी से दंग रह गए। कुछ उसके साथ के सीनियर सेल्स गर्ल्स उसकी कामयाबी से जलती हुई दिख रही थी, क्योंकि उनसे आज तक इतनी महंगी गाड़ी नहीं बिकी थी। कविता जी ने जल्दी से अपना चेक बुक निकला और डाउन पेमेंट का 1 करोड़ रुपए का चेक बना के नूपुर को दे दिया और बाकी का कर लोन के लिए आपने दस्तावेज देकर चली गई। नूपुर अपनी कामयाबी से इतराती हुई खुशी से झूमती हुई बॉस के पास जाकर चेक दे दिया और अकाउंट सेक्शन में लोन के लिए पहुंच गई। पूरी प्रक्रिया में उसे लगभग 2 घंटे लगे और अंत में उसी से कहा गया कि एक ड्राइवर लेकर जाओ और गाड़ी डिलीवरी करने खुद जाओ, बुके और मिठाई के साथ। नूपुर खुशी से झूमती हुई निकाल पड़ी ड्राइवर परेश के साथ। उसे लग रहा था कि ये उसके जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। एक आलीशान कार में वह अपनी पसंदीदा गाने बजाती हुई जा रही थी। गाड़ी की खूबसूरती देखते ही बनती थी। लगभग 1 घंटे के सफर के बाद वो आखिर अपनी मंजिल पर पहुंच गई। उसे लगा था इतनी महंगी कार की मालकिन का घर कोई बहुत खूबसूरत सा चमचमाता हुआ बंगलो होगा, पर उसके अनुमान के विपरीत ये एक बेहद पुरानी हवेली थी। आज के जमाने में भी घर में लाइट नहीं थी, क्योंकि हर जगह आग और मशाले जलती दिख रही थी। पूरा घर हिंदी भूतिया फिल्मों का सेट लगता था। उसने बड़ी हिम्मत करके गाड़ी अंदर डालने को बोला और ड्राइवर की भी अपने साथ चलने को बोला, पर उसने हवेली के अंदर जाने से मना कर दिया, क्योंकि उस भूतिया हवेली को देखकर उसकी सिट्टी पिती गुम हो गई थी। नूपुर बहुत हिम्मत करके अंदर गई और मेन गेट के सामने खड़ी हो गई। कांपते हाथों से पीतल की घंटी बजाई और अंदर से एक अजीब सी आवाज आई, कौन है, आ रही। थोड़ी देर में एक कर्र की आवाज के साथ दरवाजा खुला और सामने एक कुबरदी बड़ी औरत दिखी जो दिखने में किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी। नूपुर उसे देखकर डर से चिल्लाने ही वाली थी कि उसने अपने आप को रोक लिया और लड़खड़ाते जुबान से कहा, मैं नूपुर, वो नई गाड़ी की डिलीवरी देने आई हूँ, मेम घर में है। उसने डरावनी घर घरती आवाज में कहा, हाँ है, अंदर आ जाओ, और भीतर आने लगी। नूपुर का मन नहीं था हवेली के अंदर जाने का, मगर वो मना नहीं कर पाई। आगे आगे बूढ़ी अम्मा मशाल लेकर चल रही थी और उसके पीछे पीछे कांपते हुए नूपुर, क्योंकि वो हवेली अंदर से और भी ज्यादा मनहूस और डरावना लगता था। दीवारों पर जानवरों के सर, जगह जगह बाघ, चीते की खाल और बंदूकें, तलवारें, खंजर सजी थी। आखिरकार उस बूढ़ी अम्मा ने उसे एक बड़े हाल में एक सोफे पर बैठने को कहा और चली गई। अब उस बड़ी सी डरावनी हाल में नूपुर अकेली थी। कुछ मशालें दीवारों पर लगी हुई जल रही थी, पर उनकी रोशनी उस कमरे के लिए ना के बराबर ही थी। अब नूपुर पहले से ज्यादा डरने लगी थी। तभी सीढ़ियों पर किसी की आहट हुई, नूपुर की हड्डियों तक कांपने लगी। तभी एक प्यारी सी जानी पहचानी सी आवाज आई, नूपुर जी, आप आ गई, सब काम हो गया। नूपुर ने पहले अपना गला साफ किया, फिर कहा, यस मिस, सब कुछ हो गया है। गाड़ी बाहर बरामदे में खड़ी है, ये आपकी चाबी और पेपर और बुके मिठाई। उसने टेबल पर रखा बुके उठाया और कविता जी को दे दिया। वह बुके बहुत खूबसूरत था। कविता जी उसे लेकर बहुत खुश दिख रही थी। फिर नूपुर को बैठने को बोला और बूढ़ी अम्मा को चाय नाश्ता लाने को कहा।
नूपुर ने कहा, मेम गाड़ी बाहर बरामदे में खड़ी है, आप चलकर देख लीजिए। कविता ने कहा, गाड़ी तो हमेशा यहीं रहने वाली है, उसे तो कभी भी देख लूंगी, पर पहले तुम्हें तो देख लो। उनकी बात सुनकर नूपुर चौंक गई। क्या? नूपुर ने सवालिया मुद्रा बनाया। कविता ने कहा, मेरा मतलब है कि कुछ अपने बारे में तो बताओ। उसके बाद बातों का सिलसिला शुरू हो गया। कविता जी को गाड़ी में कम और नूपुर की जिंदगी में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई दे रही थी। तभी नूपुर ने सहमते हुए कहा, मैम अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात पूछें, आप यहाँ इस भूतिया हवेली में क्यों रहती हैं? कविता ने हंसते हुए कहा, मुझे पुरानी हवेली बहुत पसंद है, इसलिए इसे मैंने खरीदा और यहीं रहती हूँ, शहर के शोर से दूर। तभी नूपुर ने घड़ी की आवाज सुनी जो कि पुरानी कुकू क्लॉक की थी। उसमें टाइम दिख रहा था 10। नूपुर ने अपना घड़ी देखा, वास्तव में रात के 10 बज चुके थे। उसने खुशी में टाइम ही नहीं देखा। नूपुर हड़बड़ाते हुए उठी और कविता जी से जाने की इजाजत मांगने लगी। कविता जी ने कहा, चाय तो पी कर जाए, पर नूपुर नहीं मनी। उन्होंने अनमने मन से उसे विदा किया और बूढ़ी अम्मा को नूपुर को बाहर तक छोड़ने को कहा। बाहर आते ही नूपुर ने सभी तरफ ड्राइवर परेश को ढूंढा, पर उसका कहीं पता नहीं चला। फोन लगाया पर बंद आने लगा। नूपुर अब घबराने लगी थी, अब क्या होगा, कैसे पहुंचेगी घर। तभी उसे याद आया कि परेश ने कहा था यहाँ से करीबन 7 किलोमीटर दूर बस स्टैंड है, जहाँ से आखिरी बस 11 बजे निकलती है शहर की तरफ। उसे लगा हो ना हो शायद परेश वहीं होगा, और अगर ना भी हुआ तो भी बस स्टैंड तक पहुँच गई तो कम से कम घर तक तो पहुंच जाएगी। ऐसा सोचकर नूपुर रात को अकेले जंगल के बीचों बीच बने सड़क पर पैदल चल रही थी। सड़क पर रोशनी भी नहीं थी। मोबाइल टॉर्च की मदद से रास्ता देखते हुए गूगल मैप के सहारे चली जा रही थी। अंदर ही अंदर कांप रही थी। वह कभी अकेले कहीं नहीं जाती थी, वह भी इस जंगल में। ऊपर से उसे शहर के हालात पता थे, कहीं किसी आवारा लड़कों को दिख गई तो छोड़ने वाले नहीं थे। डरी सहमी सी चली जा रही थी कि तभी आंधी चलने लगी। अचानक बिजली कड़कने लगी। अब नूपुर की हिम्मत जवाब देने लगी। वह वापस उस भूतिया हवेली में नहीं जाना चाहती थी, पर अब क्या करे। बस स्टैंड अभी भी लगभग 6 किलोमीटर दूर थी और वो भूतिया हवेली महज 1 किलोमीटर। नूपुर ना चाहते हुए भी वापस मुड़ गई कि आज की रात वहीं बिता लेगी। तभी वर्षा शुरू हो गई। इतनी तेज मूसलाधार बारिश थी कि एक ही पल में नूपुर के सारे कपड़े गीले हो गए। उसका मोबाइल फोन जवाब दी गया। उस जंगल में उसे कहीं कोई सहारा ना मिला जो उसे इस भयंकर बारिश से बचा सके। वहां कई घने पेड़ थे, पर उनकी शरण लेना खतरनाक हो सकता था, क्योंकि बारिश और आंधी में अक्सर डाली गिर जाती है। नूपुर अंधेरे में आंखें बंद करती हुई हवेली की तरफ बढ़ रही थी। तभी एक पत्थर पर पैर पड़ा और वह बड़ी जोर से मुंह के बल गिर पड़ी। घुटना और कोहनी छिला गया और सर से भी खून आने लगा, क्योंकि सर एक पत्थर से टकरा गया था। अब नूपुर अपनी बेबसी पर रोने लगी। वह कीचड़ से गंदी हो चुकी थी। तभी उसे किसी जंगली जानवर के गुर्राने की आवाज सुनाई दी और नूपुर वहां से सर पे पैर रख के भागी और सीधे उस भूतिया हवेली के सामने जाकर खड़ी हो गई। वह बुरी तरह से भीग गई थी और उसके कोहनी, घुटने और माथे से खून रिस रहा था। थोड़ी देर पहले जो हवेली उसे भूतिया और मनहूस लग रहा था, अब वही किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा था। नूपुर ने घंटी बजाई। उसे लगा फिर वही बूढ़ी अम्मा दरवाजा खोलेगी, पर उसके अनुमान के विपरीत दरवाजा स्वयं खुद कविता जी ने खोला। नूपुर को इस हालत में देखकर चौंक पड़ी और पूछा, क्या हुआ तुम्हें? ये क्या हाल बना रखा है? नूपुर बताना चाहती थी, पर उसके मुख से शब्द नहीं आ रहे थे, बस रोना आ रहा था। कविता जी ने उसे संभाला। उसके कपड़ों पर मिट्टी और कीचड़ लगी थी और हाथ पैर भी कीचड़ में सने हुए थे। कविता जी ने उसका एक हाथ पकड़ा और खींचकर ले जाने लगी। नूपुर को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने उनका विरोध नहीं किया। वो नूपुर को बाथरूम में लेकर आ गई, जो कि पुरानी पर बहुत बड़ी और आलीशान थी। उन्होंने बड़ी फुर्ती से हक जताते हुए नूपुर के कपड़े उतारने लगी। पहले उसने उसकी जीन्स उतार दी, जो कि बारिश और कीचड़ में भीगकर 2 किलो का हो चुका था, और फिर शर्ट उतार दी। उसके बाद कविता जी नूपुर की पैंटी और ब्रा भी उतारने लगी। नूपुर अब शर्माने लगी और कविता का हाथ पकड़ने लगी। कविता जी ने बड़े प्यार से कहा, अरे बेटा, मैं भी एक डॉक्टर हूँ और इलाज के लिए सबसे पहले पेशेंट के कपड़े ही उतारे जाते हैं, और वैसी भी माँ बाप और डॉक्टर के सामने नहीं शर्माना चाहिए। ऐसा कहकर कविता जी ने एक ही हाथ से नूपुर के दोनों हाथों को पकड़ा और उसे पूरा नंगा कर ही दिया। आश्चर्य रूप से नूपुर जवान लड़की होने के बाद भी उस अधेड़ उम्र की महिला के सामने बेबस थी। कहीं न कहीं कविता जी नूपुर से ज्यादा शारीरिक बल रखती थी। अब नूपुर पूरी नंगी अपने आप को ढकने की कोशिश करने लगी और कविता उसे छोड़कर बाथटब में पानी भरने लगी। थोड़ी देर में बाथटब पूरा भर गया और कविता ने नूपुर को उसमें बैठने को कहा। नूपुर ने कहा, मेनू मुझे बहुत ठंडी लगी है, नहाने का मन नहीं है प्लीज। कविता ने कहा, डोंट वरी, ये गर्म पानी है। नूपुर ने हाथ डाला, वाकई में गर्म पानी था। नूपुर तुरंत टब में जाके बैठ गई। एक तो वह पूरी नंगी कविता के सामने असहज महसूस कर रही थी और ठंड से कांप भी रही थी।
गर्म पानी ने उसे बहुत आराम दिया और बाद में उसने पूछा, मैम आपसे एक बात कहूँ, यहाँ लाइट तो है नहीं, फिर ये पानी गर्म कैसे? कविता ने उसके बालों पर शैम्पू लगाते हुए कहा, मेरे घर में छत पर सोलर सिस्टम लगा है। थोड़ी देर में कविता जी ने नूपुर को ऐसे नहला धुला कर निकाला जैसे एक माँ अपनी छोटी बच्ची को, और बेडरूम में ऐसे ही लाकर टॉवेल से पोंछा और टॉवेल सूखने डाल दिया। नूपुर वहां नंगी खड़ी थी, उसे शर्म सी आ रही थी। उसने आप देखा ना ताव और बिस्तर में कूद पड़ी और रजाई उड़ ली। अब उसे अच्छा लगने लगा था कि कविता जी अपनी डॉक्टर बैग लेकर आ गई। उन्हें देखकर नूपुर ने थूक घुटका, क्योंकि उसे बचपन से ही डॉक्टर और इंजेक्शन से बहुत डर लगता था। कविता जी उसके पास आकर बैठ गई और बैग से स्टेथोस्कोप निकालकर कान में लगाते हुए नूपुर को पास आने का इशारा किया। नूपुर सहमी सी और दूर जाने लगी। कविता जी ने कहा, अरे डोंट बिहेव लाइक ए चाइल्ड डियर, बच्चों की तरह पेश मत आओ प्यारी, आज जाओ का कुछ नहीं करूंगी, और उसका हाथ पकड़ते हुए लेटाया और चेकअप करने लगी। उसे तेज बुखार था, शायद बारिश में भीगने की वजह से उसके जख्म अभी भी ताज़ा थे। कविता ने ड्रेसिंग का सामान निकाला और उसके घुटने को हनी और माथे पर मलहम पट्टी करने लगी। उसके बाद जैसे ही कविता जी ने एक इंजेक्शन निकला, नूपुर उछलकर बिस्तर से जमीन पर आ गई। उसने लगभग हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, प्लीज ये इंजेक्शन नहीं, बहुत दुखता है, भगवान के लिए नहीं। कविता जी ने उसे लाख समझाया पर नूपुर नहीं मानी। कविता जी ने उसे अपनी बेटी की तरह डांटते हुए कहा, चलो चुपचाप सो जाओ, मैं जा रही हूँ, और चली गई। इसके बाद नूपुर को अच्छा लगने लगा। दवाई लगने से उसे दर्द नहीं हो रहा था। तभी कविता जी वापस आ गई। उसे देखकर नूपुर कांप उठी। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, खाना तो खा लो बेटा, फिर सो जाना। नूपुर का मन नहीं था खाना खाने का। कविता जी ने जबरदस्ती थोड़ा सा खिलाया और बाहर चली गई कि अब सो जाओ। उनके जाते ही नूपुर सोने की कोशिश करने लगी, पर नींद तो उसके आंखों से कोसों दूर थी। इस भयानक से माध्यम रोशनी वाले कमरे में वो एकदम अकेली थी। डर के मारे उसका बुरा हाल था। तभी कविता जी वापस आए और उससे पूछा, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? नींद आ रही है? नूपुर ने कहा, सब ठीक है, बेहतर महसूस कर रही हूँ। पर कविता उसके हाव भाव देखकर समझ चुकी थी कि ये डरी हुई है और नहीं सो पाएगी। कविता जी धीरे से उसके पास आकर बैठ गई और नूपुर के गले में उल्टे हाथ डालकर तापमान मापने लगी, फिर खुद रजाई में घुसने लगी। नूपुर उन्हें देखकर घबराने लगी और कहने लगी, मम्मा मैम ये आप क्या कर रही हो? कविता जी ने कहा, डोंट वरी बेटा, कुछ नहीं करूंगी मैं तुम्हें, तुम बहुत डरी हुई हो, इसलिए मैं बस तुम्हें सुलना चाहती हूँ, आ जा। और नूपुर को खींचकर अपने बाहों में भर लिया और बड़े जोर से गले लगा लिया। फिर लेटकर नूपुर को अपने ऊपर लेटा लिया और बिल्कुल उसी तरह सुलाने लगी जैसे कि कोई माँ अपने छोटे बच्चे को सुलाती है। तभी नूपुर के कमर में कुछ चुभा और नूपुर के मुख से जोरदार चीख निकल पड़ी। कविता जी ने बड़े प्यार से कहा, बस हो गया, थोड़ा सा इंजेक्शन था बेटा, लेना जरूरी था, तुम्हें अच्छा लगेगा। और उसके बाद कविता नूपुर को बड़े प्यार से सुलाने लगी। नूपुर ने भी इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि उसने अपनी माँ को बस कुछ महीनों पहले खोया था। उसे उनकी बहुत याद आने लगी, इसलिए भी वह वापस अपने घर गांव नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि गांव में बस उसका बुरा बाप था जिसे शराब पीने से फुर्सत नहीं थी। और उसने कभी नूपुर को नहीं चाहा, क्योंकि वह लड़की है और उसका भाई शादी के बाद अपनी बीवी का हो चुका था। वो घर उसके लिए बेगाना था। माँ के गुजर जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली तन्हा रह गई थी। आंखियों से अश्क छलक आए कविता जी का प्यार देखकर, और उसने भी कविता जी को गले से लगा लिया, वह भी कसकर, और कब नींद की आगोश में खो गई उसे पता ही नहीं चला।